अंडरवर्ल्ड में पहली सुपारी किसने दी, दाऊद ने या हाजी मस्तान ने? दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दुश्मनी शहर की सड़कों पर खून से लिखी जा रही थी। बदला लेने के लिए दाऊद ने बड़ा राजन को ही सुपारी दे दी। सुपारी किलिंग में बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने किलर को सुपारी देने के लिए स्नैपचैट का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ बैठा किलर पूछता है टारगेट कौन है। सुपारी तो असल में पान में डाली जाने वाली मामूली सी सुपारी होती है, लेकिन यही चीज अंडरवर्ल्ड में एक डरावना शब्द बन जाता है। मुंबई की गलियों में जब भी कोई कहता था उसकी सुपारी दे दी गई है, तो इसका मतलब साफ होता था कि अब उसका बच पाना मुश्किल है। जैसे पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सलमान खान की सुपारी निकली थी और सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट हो गई। फैन से मिलने वाले बालकनी पर भी बुलेट प्रूफ कांच लग गए। यह खौफ था सुपारी का, जिसका मतलब मौत होता है। लेकिन लॉरेंस ने सलमान खान के कत्ल की सुपारी निकालकर कुछ नया नहीं किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि सुपारी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई कोई पहला गैंगस्टर है या उसने इस चलन को शुरू किया। किसी की सुपारी देना ना बॉलीवुड की फिल्मों में भी बड़ा कॉमन है कई दशकों से, और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी। अगर आपने जॉन विक देखी होगी, 4 पार्ट में ये फिल्म आई थी, तो उसमें भी ज्यादातर कैरेक्टर्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के ही थे, और अंत में तो हीरो के कत्ल का ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। यानी बम्बईया स्टाइल में बोले तो जॉन विक की सुपारी। अब मैं तो क्राइम की कहानी सुनाता हूं ना, तो मुझसे किसी ने पूछ लिया कि डॉन और गैंगस्टर कोई खतरनाक काम करने के लिए किसी को सुपारी ही क्यों देते हैं, पान कत्था चूना या कुछ और क्यों नहीं दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर को। और इसका जवाब जो है ना वो एक कहानी में छुपा था। और जब मैंने उन्हें वो कहानी सुनाई तो वो ना ये भी पूछने लगे कि सुपारी तो समझ गया, लेकिन अंडरवर्ल्ड में पहली सुपारी किसने दी थी, दाऊद ने या उससे भी पुराना जो डॉन था हाजी मस्तान? अब देखिए, उनको तो मैंने पूरी कहानी बता दी, लेकिन कहानियां तो मैं आपको सुनाता हूं। इसलिए आज क्राइम कनेक्ट में आप पंचम प्रकाश की कहानियां में सुनेंगे कहानी सुपारी की। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ना एक फायदे की खबर है। अगर आप अपने स्विगी ऑर्डर पर 120 रुपए की छूट और सोनी लीव का 1499 का फ्री सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो आपके लिए लेकर आया हूं लाइफ टाइम फ्री माई जोन क्रेडिट कार्ड, जो कि एक्सिस बैंक का है। ऑफर एकदम लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए आप अभी अप्लाई कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सुपारी वो चीज है जो भारत के हर नुक्कड़ पर मिल जाता है, और यूपी और बिहार वाले तो इसे भूजे की तरह फांकते हैं। मेरी खुद की दादी 80 की है और उन्हें भी सुपारी खाने का ना बड़ा चस्का है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस सुपारी को वो चबा जाती है ना, अगर अपराध की दुनिया में वो किसी के नाम की निकल जाए तो क्या होता है। अब देखिए, अपराध की दुनिया में ये सुपारी शब्द जो है ना वो आया तो महाराष्ट्र के गांव से है। होता क्या था ना कि पुराने जमाने में जब कोई बड़ी डील होती थी, चाहे वो शादी का निमंत्रण हो, घर बनाने का ठेका या कोई और बड़ा सौदा, तो पान और सुपारी देकर ही इसकी मुहर लगा दी जाती थी कि अब तो ये होके रहेगा। मतलब ये भरोसे की निशानी मानी जाती थी कि अगर एक बार सुपारी के साथ और पान के साथ ये सौदा तय हो गया तो ये आगे टूटेगा नहीं। इसी परंपरा को मुंबई पुलिस में काम करने वाले ग्रामीण इलाकों से आए अफसरों ने अपनी भाषा में ढाल लिया। फिर जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने रंग दिखाने शुरू किए तो यही शब्द बदलते बदलते गैंगस्टरों के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पर्याय बन गया, जिसे सुपारी देना या किसी को मरवाने का ठेका देना कहा जाने लगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में सुपारी की एंट्री की ये कोई अकेली कहानी नहीं है। एक और कहानी है जो पत्रकार और राइटर एस हुसैन जैदी अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में एक दिलचस्प किस्सा के रूप में बताते हैं कि कैसे सुपारी कल्चर की नींव रखी गई। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के माहिम किले से, जहां कभी एक शख्स का राज हुआ करता था। नाम था भीम, जो माहिमी कबीले का सरदार था। ये वो दौड़ था ना जब ना कानून था ना अदालत, सिर्फ एक आदमी का हुक्म चलता था, और वो था भीम का हुक्म।
तो जब भी भीम को कोई खास और खतरनाक काम करवाना होता था, जैसे कि अपने दुश्मनों का खात्मा या किसी इलाके पर कब्जा, तो वो अपने जाबाज योद्धाओं को माहिम किले में बुलाता। महफिल सजती थी और दस्तरखान पर होता था शानदार खाना। लेकिन दावत के बाद अचानक एक थाली लाकर बीच महफिल में रखी जाती थी। उसमें रखी होती थी बस एक चीज, एक पान की पत्ती और उसके ऊपर सुपारी। हर कोई जानता था कि यह पत्ती सिर्फ स्वाद के लिए नहीं लाई गई है, ये एक इशारा है, एक आदेश है, एक सुपारी है। फिर जो योद्धा उस पान की पत्ती को उठाता, उसको ही वो खतरनाक मिशन सौंप दिया जाता था। फिर वो काम किसी और को नहीं दिया जाता था, क्योंकि सुपारी उठाने का साफ मतलब था कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस काम को अंजाम दूंगा। यहीं से जन्म हुआ सुपारी शब्द का। एक पान की पत्ती से उठकर यह चलन बाद में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का रूप ले लेता है। कहानी दो तरह की है, लेकिन मिलते जुलते हुए। बाकी जितने जुबान उतनी कहानियां। लेकिन इस सुपारी वाले पान ने कैसे मुंबई को लाल रंग से रंग दिया, वो भी आगे सुनिए। अब तक की कहानी में आप ये तो जान ही चुके होंगे कि अपराध की दुनिया में सुपारी शब्द का इस्तेमाल क्यों और कैसे होने लगी। अब आप ये सुनिए कि सुपारी किलिंग मुंबई में शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, मुंबई का अंडरवर्ल्ड 80 और 90 के दशक में अपने चरम पर था। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दुश्मनी शहर की सड़कों पर खून से लिखी जा रही थी। किसी को भी रास्ते से हटाने का सबसे आसान तरीका था सुपारी किलिंग। पैसे देकर किसी को खत्म करने का ठेका देना। यह खेल इतना खतरनाक था कि सुपारी की रकम इस बात पर निर्भर करती थी कि टारगेट कौन है और उसके मरने के बाद क्या हंगामा मच सकता है। किलिंग का तरीका बेहद ही प्रोफेशनल होता था। पहले टारगेट की रेकी की जाती थी, उसके बाद आने जाने उठने बैठने की पूरी जानकारी निकाली जाती थी। फिर उस पर हमला किया जाता था और हमलावर तुरंत गायब हो जाते थे। मुंबई पुलिस के पास जब तक खबर पहुंचती, तब तक कातिल अंडरग्राउंड हो चुके होते थे। तो कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक में मुंबई की सड़कों पर मौत ऐसे ही घूम रही थी। आगे 90 के दशक तक आते आते हालात ऐसे बन गए थे कि सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस के कुछ अफसर भी इस खेल में शामिल हो चुके थे। पुलिस ने जबरदस्त इनकाउंटर स्क्वाड बनाया और गैंगवार को खत्म करने के नाम पर सुपारी इनकाउंटर होने लगे। ये आरोप लगे कि कई पुलिस अफसर ने एक गैंग का साथ देकर दूसरी गैंग के गुर्गों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए, यह नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज की तारीख में मुंबई के बड़े बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सुपर कॉप जो कहे जाते थे, वो कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर काट रहे हैं इन्हीं सभी मामलों को लेकर। तो इस दौर में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दुश्मनी चरम पर थी। पुलिस का एक गुट दाऊद के करीब था, तो दूसरा गुट राजन को सपोर्ट करता था। इसका नतीजा यह हुआ कि जो पुलिस का आदमी दाऊद के पक्ष लेता, वो छोटा राजन के गुर्गों को खत्म करवाने में मदद करता, और जो छोटा राजन के करीबी थे, वो दाऊद के आदमियों को साफ करवाते। इसी वजह से मुंबई के इतिहास में सुपारी किलिंग के कई बड़े मामले सामने आए। लेकिन कुछ हत्याएं ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और यहीं अब आगे आपको ये भी बताएंगे कि अंडरवर्ल्ड में दर्ज पहली सुपारी किसने दी। तो देखिए, होता क्या है, साल 1969 की बात होती है। हाजी मस्तान का मुंबई के रियल एस्टेट माफिया यूसुफ पटेल से कुछ डिफरेंसेज हो गए थे। यूँ तो हाजी के बारे में कहा जाता है कि उसने कभी गोली नहीं चलाई, उसने कभी खून नहीं बहाया, लेकिन उसके लिए खून बहाने के लिए लोग हुआ करते थे। तो हाजी ने यूसुफ पटेल को खत्म करने के लिए 10,000 रुपये में 2 पाकिस्तानी किलर्स को सुपारी दी, लेकिन यूसुफ पटेल के बॉडीगार्ड्स ने हमला नाकाम कर दिया। यह मुंबई अंडरवर्ल्ड में सुपारी किलिंग की पहली दस्तक मानी जाती है। इसके बाद तो न जाने कितनों ने कितनों की सुपारी दी, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड में सबसे खौफनाक सुपारी किलिंग अमीरजादा पठान की थी। हुआ ये कि साल 1983 में दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कास्कर को पठान गैंग ने मौत के घाट उतार दिया। बदला लेने के लिए दाऊद ने बड़ा राजन को सुपारी दी कि वो अमीरजादा को मार डाले। सुपारी का सौदा 50,000 रुपये में तय हुआ। काम सौंपा गया एक उभरते हुए हिटमैन डेविड परदेसी को।
6 दिसंबर 1983 को मुंबई सेशन कोर्ट के अंदर जब अमीरजादा पेशी के लिए आया तो डेविड परदेसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे गोली मार दी, कोर्ट के अंदर ही। यह मुंबई में कोर्ट के अंदर होने वाली पहली सुपारी किलिंग थी। इस एक हिट जॉब ने दाऊद इब्राहिम को मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन बना दिया। इसके बाद भी कई सुपारी किलिंग हुए मुंबई और देश भर में, लेकिन 1997 में मुंबई में एक और ऐसी सुपारी दी गई जिसने बॉलीवुड को भी झकझोर के रख दिया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मंदिर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह हिट दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने दुबई में बैठकर प्लान किया था और सुपारी 25 लाख रुपए में दी गई थी। और इस पूरे सुपारी किलिंग को अंजाम देने में अबू सलेम का भी बहुत बड़ा हाथ था, जो अनीस इब्राहिम के साथ ही काम किया करता था। इस हत्या के पीछे कारण था गुलशन कुमार को खत्म करके बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड की पकड़ मजबूत करना। इस हत्याकांड ने यह भी साबित कर दिया कि मुंबई में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न बिजनेसमैन, न फिल्म मेकर्स, न ही आम आदमी। मुंबई में यही सिलसिला आने वाले सदी में भी चलती रही। 2008 में मुंबई में एक और खौफनाक सुपारी किलिंग हुई। यह हत्या सुरेश भगत की थी, जो मटका जुए का बादशाह था। आपको पता है, उसकी सुपारी उसकी ही पत्नी जया भगत ने दी थी और कातिल को अपने पति को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी थी। प्लान यह था कि उसकी गाड़ी को एक ट्रक से कुचल दिया जाए। प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और सुरेश भगत के साथ 5 और लोग मारे गए। किसी भी सुपारी किलिंग में किलर को अपने टारगेट को खत्म करना होता है और कभी कभी ये किलर अपना काम पूरा करने के लिए उनसे जुड़े और भी लोगों को मौत के घाट उतार देता है, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करने की एश्योरिटी के लिए। वैसे सुपारी का मतलब सिर्फ गोली मारकर खत्म करना ही नहीं होता। वक्त के साथ इसके भी मायने बदलते रहे। कई बार सुपारी किलिंग किसी को बदनाम करने, बेइज्जत करने या किसी की छवि खराब करने के लिए भी दी जाती है। ऐसा अक्सर राजनीति में ज्यादा होता है, जहां गोलियों नहीं बल्कि अफवाहें, झूठे आरोप और बदनामी के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सुपारी देने का मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, पर ज्यादातर किसी के नाम की सुपारी निकलने का मतलब उसकी मौत ही होती है। वैसे तो आप सुपारी किलिंग के बारे में काफी कुछ पीछे जान चुके हैं, लेकिन इस काम को पूरा करने का एक सिस्टम होता है जो एक तरीके से चलता है। कुल मिलाकर कहूं तो इस काम को करने का भी अपना एक फ्लो होता है। वो क्या होता है वो भी सुनिए। एक फोन आता है, फिर एक फोटो भेजा जाता है और यहीं से शुरू होता है मौत का पीछा। सुपारी सिस्टम का खेल बाहर से जितना आसान दिखता है, अंदर से उतना ही खौफनाक और वेल प्लान्ड होता है। सब कुछ शुरू होता है एक फोन कॉल से, या अब तो बस एक सोशल मीडिया मैसेज से, और दूसरी तरफ बैठा किलर पूछता है टारगेट कौन है। जवाब में एक फोटो आता है और कुछ बेसिक जानकारी, कहाँ रहता है, रोज क्या करता है, कौन सी गाड़ी से चलता है, साथ में बॉडीगार्ड्स होते हैं या नहीं। इसके बाद शुरू होती है रेकी यानी निगरानी। कई बार हफ्तों तक टारगेट का पीछा किया जाता है, उसकी पूरी दिनचर्या निकाली जाती है, रास्ते, खाने की टाइमिंग, यहाँ तक कि वो कितनी देर मोबाइल यूज करता है, सब कुछ नोट किया जाता है, एक एक डिटेल। फिर आता है पेमेंट का सौदा। जितने केसेज अब तक देखे गए हैं उस हिसाब से लोकल लेवल पर यह रेट 50,000 से शुरू होता है, लेकिन अगर टारगेट वीआईपी हो, नेता, कारोबारी या कोई गवाह, तो रेट सीधा 50 लाख तक जाता है। सिस्टम बड़ा सिंपल है, आधा पैसा एडवांस, आधा काम के बाद और फिर एग्जीक्यूशन। बाइक पर 2 लड़के आते हैं, हेलमेट से चेहरा छिपा हुआ होता है, हाथ में बंदूक और दिल में एक ही मकसद, अपने टारगेट को खत्म करना। और सिर्फ कुछ ही सेकंड में ये खेल हो जाता है। गोलियां चलती है और फिर बाइक भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। कहानी खत्म, सुपारी पूरी। इसमें से कुछ चीजें किलर, टारगेट और लोकेशन के हिसाब से बदलती है, लेकिन पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कुछ मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि दाऊद और उन जैसे गैंगस्टर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को ये भी कहते हैं कि तुम हमला करो किसी मामूली बंदूक से नहीं, बड़े राइफल से होना चाहिए ताकि मेरा खौफ ज़्यादा हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती रहती है। आज मुंबई और पूरे देश में सुपारी किलिंग का दौर पहले से कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि अब ये खेल पहले से ज़्यादा शातिर और खतरनाक हो चुका है। इसमें कई नए खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। कभी सुपारी सड़कों पर गोलियों से दी जाती थी, अब इसे सोशल मीडिया के जरिए भी दिया जाता है।
जैसे कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की सुपारी किलिंग में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने किलर को सुपारी देने के लिए स्नैपचैट का इस्तेमाल किया। स्नैपचैट के जरिए ही उसे गाइड भी किया। अब इतना कुछ जानने के बाद एक बात तो साफ है कि जिसने सुपारी दी उसने मौत का सौदा किया, और जिसने सुपारी ली उसने भी अपनी जान दांव पर लगा दी। पहले के जमाने में तो सुपारी किलर्स जल्दी पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन आजकल कई मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो सुपारी किलर्स कुछ पैसे लेकर गोलियां चलाने चले जाते हैं वो बहुत जल्द पकड़े जाते हैं। जो सुपारी देते हैं बड़े बड़े डॉन गैंगस्टर, वो तो कहीं देश विदेश छुपे रहते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं यही कॉन्ट्रैक्ट की। वैसे मुंबई में एक कहावत थी, सुपारी लेना आसान है लेकिन जिंदा रहना मुश्किल। आप पन्ने पलट कर देख लीजिए, ज़्यादातर सुपारी किलर्स का अंजाम मौत ही होता है। कभी सुपारी रिश्तों की शुरुआत के लिए दी जाती थी, आज सांसें खत्म करने के लिए दी जाती है। अजीब है पर सच है। आगे आपको जॉन विक का भी अंत तो याद ही होगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको क्या लगता है कि आज के तारीख में क्या ये सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया है या ये सब सिलसिला अब भी चल रहा है? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में लिखिए। और कमेंट से याद आया कि मैं अब किसी वीडियो में कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं, तो आज की इस वीडियो में भी मैं अंत में 2-3 कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो जो पहला कमेंट है वो है सुमित पिल्ले जी का। उन्होंने लिखा है कि हेलो पंचम प्रकाश भाई, क्या आने वाले 2 या 3 साल में दाऊद से ज़्यादा लॉरेंस गैंग का नाम होगा? देखिए, दाऊद इब्राहिम का जो गैंग है, पूरा डी कंपनी है, उसका नाम वैसे भी पिछले कुछ दशक में अगर आप देखें तो खास करके पिछले 1 दशक में बहुत ही कम ही हो गया है। अब दाऊद की ही कोई खबर कुछ आ जाती, जैसे उसे जहर दे दिया गया, तब उनकी बात होती है या उनकी पुरानी कहानी चलती है। लेकिन आज के तारीख में लॉरेंस के छोटे से छोटे कांड पे भी काफ़ी चर्चा होता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अभी मौजूदा समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और देखा जा रहा है कि दाऊद से भी ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर पुलिस लगाम ना लगाए उन पे तो 2-3 साल में क्या, वो अभी भी बहुत ज़्यादा दाऊद से ज़्यादा ही देखे जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो सिब्बू अंसारी ने किया है। ये योगी का चमचा है। देखिए, जब मैं कहानी करता हूँ ना, मुख्तार, अतीक या फिर शहाबुद्दीन जो बिहार के हुए, जो एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, बाद में उन पे क्रिमिनल चार्जेस भी लगे, तो जब मैं ऐसी कोई कहानी करता हूँ तो लोग यही कहते हैं मोदी योगी उनकी तरफ से बोल रहा है। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ अनंत सिंह, पप्पू यादव और भी किन्हीं की कहानी करता हूँ उन लोगों की, तो लोग कहते हैं कि ये उनकी तरफ की है। खैर, ये सब तो चलता ही रहता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो मोए ने किया है। भाई, अगर आप पंजाब गैंगस्टर पर कोई स्टोरी बनाना चाहते हो तो रिप्लाई करना। बिल्कुल भाई, गैंगस्टर और माफिया और डॉन, इन लोगों के ऊपर ही मैं कहानी बनाता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी कहानी बना ही रहा हूँ, और सुक्खा के ऊपर भी बनाया है, और एक जो तुम लोग के इधर शूटर कहा जाता है उसके ऊपर भी कहानी बनाई है, आगे भी बनाऊँगा। आप देखते रहो, कमेंट करते रहो, और इसी तरह मैं आगे भी किसी और वीडियो में कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट जरूर कीजिए, आपके नाम के साथ हम उस कमेंट पे डिस्कस करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।